कैसे इजी है? कैसे इजी है पुश और पुल में? पुश कैसे इजी है? कुछ लॉजिक है आप लोगों के पास? देखिए, कल हम लोग इससे पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोगों को बता दिया था कि एक चलिए ठीक है, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं एनसीईआरटी से, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें ये बता दिया था कि जो आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं और इन सबका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग और के कैप जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक वेक्टर को रिजॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स इन अलोंग आई कैप एंड जे कैप। इसमें देखिए, ये आपका एक्स वाई जेड जो है वो है एक्सिस है, उसके अलोंग आई कैप, जे कैप और के कैप को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक। अब एक वेक्टर को इसको रिजॉल्व करना है 2 डायमेंशन में, तो ए एक्स आई कैप और इधर ए वाई जे कैप होगा, ठीक है। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से वेक्टर ए को हम लोग दिस प्लस दिस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ए वन हो गया ए एक्स आई कैप और ए टू हो गया ए वाई जे कैप और ए वेक्टर हो गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। दिस वाज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और मैंने ये भी बता दिया था ए एक्स जो है ए कॉस थीटा है, ए वाई ए साइन थीटा है, ठीक। उसके बाद फिर इन सब का स्क्वायर करके दिखाया था, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है और ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता था। और जो ए का मैग्नीट्यूड होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट के बराबर होगा। और टेन थीटा भी हमने निकाल के दिखा दिया था, दिस इज वाई अपॉन एक्स, तो ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है। और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है। सो दिस इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन, ठीक है। उसी तरह से फिर 3 डायमेंशन में भी आपको बता दिया था अल्फा, बीटा, गामा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल्स जो बनाते हैं, ठीक। तो जब हम लोग इस केस में ए एक्स जो होगा ए कॉस अल्फा, ए वाई ए कॉस बीटा और ए जेड जो है वो ए कॉस गामा के थ्रू के बराबर होगा। और जहां पर हम लोग रिजॉल्व फॉर्म में लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, रिजॉल्व वेक्टर को, ओके। अब देखिए, और अगर आर वेक्टर है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। जहां पर एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर इज अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। ये सब हम लोग देख लिए थे। उसके बाद फिर वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड, ठीक है। 2 डायमेंशन में ये हो गया, ये सब एनसीईआरटी में देखे, ये सब ऐसे दिया हुआ है और बी ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी दोनों, ए दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और बी वेक्टर दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। और इन दोनों को जब हम लोग सम करेंगे तो ए प्लस बी करेंगे, तो इस तरह से हम लोग इसको सम करेंगे, ठीक है। तो इसमें आई कैप वाला जो एक्स कंपोनेंट है वो एक साथ हो जाएगा और वाई कंपोनेंट वाला जो है वो एक साथ हो जाएगा। तो देखिए, एक्स कंपोनेंट वाला आई कंपोनेंट जो है, आई का जो कोफिशिएंट है ए एक्स और बी एक्स, तो आई का कोफिशिएंट ए एक्स प्लस बी एक्स और जे का कोफिशिएंट ए वाई प्लस बी वाई। इस तरह से ये दोनों वेक्टर ऐड हो जाते हैं। यानी कि 2 वेक्टर को अगर आपको ऐड करना है तो आई कैप का जितने भी वो होंगे, है ना, उन सबको एक साथ कर लेंगे, जे कैप का जितने भी होंगे उन सबको एक साथ क्लब कर लेंगे और के कैप का जो कंपोनेंट होगा उन सबको एक साथ, कोफिशिएंट होगा उन सबको एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वेक्टर जो है ऐड होता है, समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? तो यानी कि जब हम लोग इन दोनों का मतलब रिजल्टेंट निकालेंगे ए एक्स, है ना, आर इज इक्वल टू सम वेक्टर आई कैप प्लस सम वेक्टर जे कैप, ठीक है। तो यहाँ से इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आर एक्स आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो आप देखिए, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड आर एक्स, है ना, रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट, रिजल्टेंट अलॉन्ग एक्स कंपोनेंट। और ये जो है पार्ट वो हो जाएगा रिजल्टेंट अलॉन्ग वाई कंपोनेंट, ठीक है। समझ गए सब कोई? उसी तरह से अगर आपको 3 डायमेंशन में अगर ऐड करना है तो ए बी ऐसे दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं इनको जब ऐड करेंगे ए प्लस बी को, ठीक, तो है ना, ये ए एक्स प्लस बी एक्स
आई कैप हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप हो जाएगा, और ए जेड प्लस बी जेड के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों का सम होगा दिस विल बी आर एक्स, इन दोनों का सम हो जाएगा आर वाई, और इन दोनों का सम हो जाएगा आर जेड। ठीक है, अब फिर उसी तरह से ए वेक्टर को बी वेक्टर, तीन वेक्टर अगर दिए हुए हैं ए बी सी इस तरह से, ठीक है, अब इन तीनों को क्या करना है, टोटल सम करना है। तो अगर हम लोग को निकालना है ए प्लस बी माइनस सी, तो इन दोनों का सम हो जाएगा, माइनस में तीसरा वाला हो जाएगा। तो कैसे, तो ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स। ठीक है, फिर ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई। ठीक है, ये क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर टी एक्स, या आर एक्स भी बोल सकते थे। और उसी तरह से टी जेड क्या हो जाएगा, ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड। ठीक है, ये हो गया, समझ गए। तो प्लस माइनस इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई दिक्कत? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स खत्म हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल देखिए, एक 4 पॉइंट कहाँ है, 1। ये एग्जाम्पल्स भी एक साथ हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, ठीक है, कि एक ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये पेपर में आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, जो भी हाफ ईयरली एग्जाम होगा आने वाले समय में। तो उसमें क्या बोल रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। देखिएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। रेन जो है वर्टिकली फॉल कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, समझ गए। एंड द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो हम जानते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो रेन ऊपर से ऐसे ही गिरता है हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में, और विंड जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द विंड डायरेक्शन। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। तो बारिश में हवा चल रही है, ठीक है, बारिश भी है और हवा भी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हवा नहीं चल रही होती और आपसे पूछता, ठीक है, सिर्फ बारिश हो रही है, तो आपसे पूछता कि अम्ब्रेला आप किस तरह से होल्ड करके रखेंगे, तो आप क्या करते, सीधा ऐसे ऊपर वर्टिकली अपवर्ड ऐसे अम्ब्रेला ऐसे रख लेते, आप बारिश से बच जाते हैं, है ना। यहाँ पर बारिश होती, आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप बच गए होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। समझ में आ रही बात, ये आप हैं और यहाँ पर आपने अम्ब्रेला ओढ़ लिया ऐसे करके, ठीक है, बारिश से आप बच गए। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि नहीं, ये बारिश तो हो ही रही है, साथ में क्या हो रहा है, विंड भी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है, आप समझ सकते हैं कि बारिश की डायरेक्शन अब इस डायरेक्शन में, ना ही इस डायरेक्शन में होगी, ना ही इस डायरेक्शन में होगी बारिश। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ आपको दिक्कत हो रही है समझने में, या समझ में आ रहा है? नहीं आ कि रहा। देखिए, देखिए वर्टिकली बारिश तो ऐसे हो रही है, ठीक है। इस सिचुएशन में आपसे पूछेगा, क्वेश्चन में पूछा है कि, क्वेश्चन में बोला कि बारिश इस डायरेक्शन में हो रही है और विंड भी फ्लो कर रहा है, तो इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट द बस स्टॉप शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। किस डायरेक्शन में वो अपनी छतरी को घुमा के रखेगा ताकि वो पानी ईस्ट। से बच जाए, बारिश के पानी उस पर ना लगे। ठीक है, ईस्ट। समझ आ रहा है सबको, क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो देखिए, अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर सिर्फ बारिश ऐसे वर्टिकली होती तो छतरी ऐसे कर लेते आप, है ना, और बच जाते, ऐसे छतरी खोल लेते बिल्कुल वर्टिकली नॉर्थ डायरेक्शन में अगर छतरी होती तो आप बच जाते। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे होता है छतरी। लेकिन अभी हमसे क्या बोल रहा है कि नहीं, हवा भी इस डायरेक्शन में चल रही है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है और ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। तो अब आपसे पूछ रहा है इस सिचुएशन में, है ना, छतरी अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करके रखें ताकि वो बारिश से बचे। तो अब बताइए, क्या हम लोग छतरी को ऐसे रखेंगे, इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखेंगे ऐसे, या इस डायरेक्शन में रखेंगे अम्ब्रेला, कैसे रखेंगे, या इस डायरेक्शन में रखेंगे, है ना, या इस डायरेक्शन में रखेंगे, क्या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर रखना पड़ेगा? ईस्ट। बताइए, ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट। ये बच्चा बोल रहा है, ये नॉर्थ बच्चा बोल रहा है कि देखो, देखो, ये बच्चा बोल रहा है कि बारिश हो रही है ऐसे, हवा चल रही है ऐसे, तो आप क्या करो, छतरी को इस डायरेक्शन में रख दो, यहाँ पे छतरी को रख दो, बारिश इधर से कौन सी बारिश आएगी भाई?
इधर से मतलब ये कहना चाह रहा है कि हवा को रोक दो, यही बोल रहे हो ना? हवा को रोकना है। पानी तो तुम अगर इस डायरेक्शन में रखोगे, पानी तो सीधा इधर से गिर रहा है। ये तो अम्ब्रेला की डंडी है ऐसे, ठीक है? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हो? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, चलिए देखते हैं। ये सही बोल रही है गलत। देखिए, अब आपको सीधी सी बात है, यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को ध्यान में रखना है, ठीक है? रिजोल्यूशन नहीं, और वेक्टर के रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स को ध्यान में रखना है। एक देखिए, विंड का डायरेक्शन ये है और रेन का डायरेक्शन ये है, ठीक है? तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीख चुके हैं कि दो वेक्टर अगर होता है तो जो रिजल्टेंट होता है उन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच पास करता है, ठीक है? बिल्कुल बीचों बीच का पास करता है। बिल्कुल बीचों बीच तब होगा जब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है? लेकिन अब आप देखिए, रेन की स्पीड है 35 और विंड की स्पीड है 12, ठीक है? तो रिजल्टेंट किसकी तरफ होगा? बिल्कुल बीचों बीच होगा या थोड़ा बहुत टिल्टेड होगा? क्या होगा? बिल्कुल बीचों बीच नहीं होगा, है ना? ये ऐसे ऐसे हो गया ना, बिल्कुल बीचों बीच। ये 45 डिग्री ये वाला हो जाएगा, 45 डिग्री ये वाला हो जाएगा। वो तब होता जब ये, अगर विंड जो है ना, वो रेन के स्पीड के बराबर होता। अगर रेन 35 है, विंड भी 35 से फ्लो करता, तब जाके बिल्कुल बीचों बीच होता। लेकिन इस सिचुएशन में ये वाला ज्यादा है और ये विंड जो है स्पीड कम है, तो इसलिए ये क्या होगा? रिजल्टेंट जो होगा थोड़ा सा इधर की तरफ झुकेगा। किसकी तरफ? जिसकी स्पीड ज्यादा है। समझ में आई बात सबको? हाँ या नहीं? अरे यस सर। बोलो। हाँ, तो रिजल्टेंट की बात समझ में आ गई होगी सबको कि रिजल्टेंट जो होता है वो दोनों वेक्टर के बीच में होगा। अब बिल्कुल बीच में तब होता है जब दोनों इक्वल होते हैं। तो ये बीच में तो है लेकिन टिल्टेड हो किसकी तरफ? जिसकी स्पीड ज्यादा है, तो रेन की तरफ ज्यादा है, ठीक? तो ये हमने निकाल दिया यहाँ से, ये एंगल थीटा, ठीक? तो अब देखिए, हम लोग यहाँ से, अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? विंड और रेन के बीच में एंगल कितना है? ये वाला, बोलो। विंड और रेन के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको? 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है? सो हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, वी आर स्क्वायर प्लस, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड का स्क्वायर, प्लस इसमें और भी एक चीज ऐड हो जाएगा, प्लस 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ रेन इंटू वेलोसिटी ऑफ विंड इंटू कॉस थीटा, ठीक है? याद आ रहा है? हम लोग ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़े थे। बट यहाँ पर थीटा क्या है? 90 डिग्री है, इसलिए कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो रिजल्टेंट जो इस दोनों के बीच लाई करेगा, है ना? वो एग्जैक्टली दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, वी स्क्वायर, वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? चलिए, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, पुट कर दीजिए वैल्यूज। रेन की स्पीड कितनी थी? 35 का स्क्वायर कर देंगे, विंड की स्पीड 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक है? 1225 कैसे निकालते हैं मालूम है? शॉर्टकट 35 का स्क्वायर करना है, जिसके एंड में 5 हो उसका शॉर्टकट बता देता हूँ। ये देखो, 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25, ठीक है? और ये 3 है तो इसको एक बढ़ा दो, 3 इंटू 3 और एक बढ़ा दिया तो 4, 4 इंटू 3 12। तो इसलिए 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, ठीक है? आप कोई भी इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 65 इंटू 65 करना है ना? तो 5 का 5, 5 इंटू 25 हो गया, और 6 है तो एक 7 हो जाएगा, एक बढ़ा दिया, 7 गुने 6, 6 इंटू 2, 6 इंटू 7 42। तो ये हो जाएगा, ठीक है? तो जिसके एंड में 5 हो उसका शॉर्टकट मेथड है जल्दी से उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है? स्क्वायर करना हो, अगर एंड में 5 हो उसका अगर स्क्वायर करना हो तो इस मेथड को यूज कर सकते हैं आप, ओके? चलिए, तो अभी ये कितना हो गया? 12 का स्क्वायर हो गया 1225, प्लस में, है ना, 12 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर हो गया 1225, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 और 4 9, 4 2 6 और 3 1369। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 37 के बराबर होता है, ठीक है? समझ गए? तो 37 रूट, ये जो है इसकी स्पीड कितनी हो गई? रिजल्टेंट वेलोसिटी रेन और विंड की दोनों को मिला के कितनी हो जाएगी, है ना? 36,
37 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब हमसे ये तो नहीं पूछा था कि कितनी रिजल्टेंट होगी, हमसे ये पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन द अम्ब्रेला शुड ही होल्ड। ठीक है, तो अम्ब्रेला देखिए, यानी रिजल्टेंट जो बारिश हो रही है अब इधर की तरफ हो रही है। ध्यान से सोचिएगा, अब इमेजिन करने वाली बात है, लॉजिकल है कि बारिश ऐसे हो रही है, हवा ऐसे जा रही है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बारिश इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी हवा की वजह से। अरे हाँ या नहीं? यस सर। पानी को, यस बारिश सर। के पानी को ये उड़ा ले जाएगा ना, तो इस डायरेक्शन में, तो इसलिए इस डायरेक्शन में देखिए रिजल्टेंट हो गया। तो अब यानी कि बारिश कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है। ठीक है, और आदमी कहाँ पे होगा, यहाँ पे है, तो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखेगा, ऐसे। ठीक है, समझ गया ना, क्योंकि बारिश हो रही है ऐसे, तो अम्ब्रेला कैसे रखेगा, ऐसे। ठीक है, दिस शुड बी दी अम्ब्रेला का डायरेक्शन, ताकि वो पानी से बच सके। समझ आ गया? सो इट इज इन द डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट में भी कितना एंगल बना रहा है, सो इस एंगल को हम क्या मान लेंगे, थीटा, जो वर्टिकल के साथ बना रहा है, थीटा। ठीक है, और आप देखिए इसमें कैलकुलेशन में थीटा के लिए हम लोग कल देख चुके थे ये एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, इससे इसको कर देते हैं ज्वाइन। ठीक है, अब ये हो गया थीटा। अच्छा, ये जो है ये वी डब्ल्यू के बराबर होगा, सो दिस इज वी डब्ल्यू। ठीक है, और टेन थीटा लगा दीजिए आप यहाँ से धीरे से। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि वी डब्ल्यू, और अपॉन में बेस कितना है, वी आर। ठीक है, तो वी डब्ल्यू कितना था, 12 वेलोसिटी ऑफ विंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन, 12 अपॉन 35। समझ गए? तो टेन थीटा हो गया आपका 12 अपॉन 35। इसकी वैल्यू होती है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 12 3 जा 36 होता है, तो 1/3 यानी 0.33 के आसपास होगा, है ना, तो 0.34। और ये वैल्यू 19 डिग्री के बराबर होती है। आपको नहीं लिखना है पेपर में, आपको सिर्फ क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.343 रख देना यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक लिख दीजिएगा। अगर इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में दी हुई है 19 डिग्री होती है तो लिख देंगे, नहीं दी हुई है तो आप इतना तक ही छोड़ देंगे। समझ गए? सो इसका मतलब ये है कि वो आदमी, देखिएगा आप ध्यान से फिगर में, तो देख रहे हैं ना कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, और इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत सारे आपको आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हो रहा है ये पूरा खेल कि ये एंगल जो है आपको 19 डिग्री हो गया। ठीक है, ये एंगल 19 डिग्री हो गया, इसको हमने ऐसे बढ़ाया, अम्ब्रेला इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दिस इज अम्ब्रेला। ठीक, तो ये एंगल थीटा जो भी है वही ये भी एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 19 डिग्री है ना, वो वर्टिकल के साथ, नॉर्थ के साथ, नॉर्थ से 19 डिग्री के एंगल पे अगर अम्ब्रेला को रखेगा तो बारिश से बच जाएगा। समझ आ गया सबको? ईस्ट से नहीं देखना है, क्या लिखेंगे, 19 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कैसे लिखेंगे, इट इज 19 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 19 डिग्री ईस्ट की तरफ। ठीक है, समझ आ गया सबको? So therefore the boy should hold his umbrella in the vertical plane at an angle of about 19 degree with the vertical towards east. ठीक है, ईस्ट की तरफ 19 डिग्री झुका हुआ होना चाहिए। क्लियर है सबको कि दिक्कत है इसको समझने में, बोलिए? तो रेन वाले सारे क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग? Yes, इतनी शांति सन्नाटा क्यों छा जाता है? चलिए, ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अपनी बुक में। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन देयर इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड थीटा बिटवीन एंगल बिटवीन थीटा बिटवीन देम, है ना। तो ये हम लोग देख चुके हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल ट्रीटमेंट किया गया था। ठीक, उसके बाद फिर ये रिजल्ट जो है टेन थीटा, वहां पर हमने आपको बताया था साइन थीटा के बारे में। ठीक है, सॉरी, हाँ, टेन थीटा के बारे में, टेन थीटा हम लोग निकाल लिए थे, और ये रिजल्ट हमारा आ गया था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बट एनसीईआरटी में यहाँ पर जो है एक साइन और कोसाइन रूल यूज किया है यहाँ से यहाँ तक में, आप इसको अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है अपने मतलब बायो वाले बच्चों के लिए खास करके प्रॉब्लम हो जाती है।
मैथ्स वाले बच्चों को ये एक्सरसाइज जो है चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.5 है, सप्लीमेंट्री में ये आया है, बाद में सिलेबस ऐड हुआ है, इसलिए आपको मैथ्स की बुक के सबसे लास्ट पेज पे आपको जाके मिलेगा ये एक्सरसाइज 3.5, जहाँ पे साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में बताया हुआ है। तो इसलिए मैथ्स वाले बच्चे इसको समझ भी सकते हैं, बट बायो के लिए बहुत दिक्कत होगी। बस जो मैंने जिस तरीके से ये समझाया आप उसी तरीके से कर दीजिएगा, इसमें फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये चीज को आपको अपने से ध्यान में रखना है। ठीक, ये वाला चीज को आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर इसके बेस पे एग्जाम्पल 4.3 है। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स आपको क्या करना है, अपने असाइनमेंट वाली कॉपी या नोटबुक वाले में, दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक में। तो बोल रहा है कि अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक मोटर बोट है, वो नॉर्थ की डायरेक्शन में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक, नॉर्थ डायरेक्शन में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, ईस्ट से, ये ईस्ट है, उससे, है ना, क्या बोला था, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ है, सॉरी मैंने नॉर्थ बोल दिया। ठीक है, साउथ से 60 डिग्री ईस्ट में, तो साउथ से 60 डिग्री ईस्ट चले गए, इस डायरेक्शन में पानी का, वाटर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक, आप ध्यान से समझिएगा, बोट जा रहा है ऐसे और पानी फ्लो हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो आप सोचिए पानी ऐसे 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 करके फ्लो हो रहा है, ऐसे ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, पानी ऐसे फ्लो हो रहा है और बोट इसमें ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस पानी को इस पार से उस पार कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं बोट को, क्या ये पानी क्या बोलेगा कि तुम सीधे चलते चले जाओ, जाने देगा आराम से? बोलो। सर नहीं, कुछ ना कुछ इस बोट का डायरेक्शन जो है चेंज होगा, तो ये पानी उसको क्या करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये बोट अब क्या होगा, थोड़ा सा घूम जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। समझ गए बात को, हाँ या नहीं? यस सर। जो बोलिए। तो देखिए वही चीज है। तो यानी टू वेक्टर्स हैं यहाँ पर, ये है आपका बोट का डायरेक्शन और ये है वाटर का डायरेक्शन। तो ये दो वेक्टर हैं, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में जाएगा। अब बीच में भी किसकी तरफ जाएगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है। तो किसकी स्पीड ज्यादा है, बोट का 25 है और करंट का 10 है, तो पानी की तरफ होगा या बोट की तरफ होगा रिजल्टेंट? बोर्ड की तरफ। बोट की तरफ होगा। तो देखिए ऐसे बीचों बीच जाता तो ऐसे जाता, लेकिन बोट की तरफ ये रिजल्टेंट जो है शिफ्ट हो रहा है ऐसे। ठीक है, आगे बात समझ में सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? तो बोट की तरफ हमारा जो है इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब हम लोग रिजल्टेंट के लिए ये देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कोई बता सकता है? बहुत मुश्किल है, बता सकते हैं एंगल दोनों के बीच कितना होगा? 120। More than हाँ, 90. मोर देन 90 कैसे रे पगली? यस सर ये 120। ये ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, पूरा कितना होता है यहाँ से यहाँ तक? जय माता दी, पूरा कितना होता है? 180। बस, तो 180 होता है, तो ये 60 है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 120 बनेगा, सिंपल है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, वीबी स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर, इसको वाटर वीसी मान लिया, किसको, वाटर करंट को मान लिया डायरेक्शन। ठीक है, वीसी करंट की वेलोसिटी, और फिर 2 इंटू ए इंटू बी, यानी वीबी इंटू वीसी और कॉस 120 डिग्री। ठीक है, ये देखिए रिजल्टेंट हो गया वीबी स्क्वायर वीसी स्क्वायर प्लस 2 वीबी इंटू वीसी इंटू कॉस 120 डिग्री। तो वीबी 25 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 225 10 और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मालूम है? -1/2। ठीक है, हाँ, बायो वाले बच्चों को तो बिल्कुल नहीं आता होगा। ठीक है, और मैथ्स के बच्चों को तो और भी नहीं आता होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अभी क्या है, देखिए जब भी मेरे को मौका मिलता है, एक मैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, ताकि सभी बच्चों को, क्योंकि मैं बोला ही था ना, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर में बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, 10th में तो हम 90 तक ही पढ़े थे, अब इस चैप्टर में क्या आएगा, 120 आएगा, 135 आएगा, 180 आएगा, बहुत सारे एंगल्स आएंगे, अब हम लोग को बार बार दिक्कत होगी। ठीक है, सो एक वीडियो जब भी मौका मिलेगा तो मैं बना दूंगा। फिर अभी आप लोग फिलहाल दिमाग में रखिए, ये जो वैल्यू है
ये क्या है 120 के cos 120 डिग्री माइनस हाफ के बराबर होती है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे कटा पिटा के 21.8 के बराबर इसका वैल्यू आता है। एनसीईआरटी उसको लिखा है 22 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि रिजल्टेंट जो हो गया, बोट की स्पीड अब क्या हो जाएगी 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, थी कितनी 25 थी, लेकिन ये पानी उसको रोक के क्या किया 22 किलोमीटर पर आवर कर दिया स्पीड। और ये एंगल कितना बना रहा है, वो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये एनसीईआरटी वाला जो ये मेथड है उसको यूज नहीं करेंगे। जो मैंने आपको बताया है आप वो एंगल यूज कर लीजिएगा, थी तो वो वाली वैल्यू यूज कर लीजिएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, हम लोग वही यहाँ से क्या करेंगे, ये एंगल है। ठीक है, रिजल्टेंट फर्स्ट वाले वेक्टर से जो एंगल रिजल्टेंट बनाता है मैंने बताया था आपको। जैसे यहाँ पर देखिए एक वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ये रिजल्टेंट था। फर्स्ट वाले वेक्टर के साथ ये जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला कौन सा वेक्टर है, बोट वाला। बोट वाला रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बना रहा है दिस इज फाई। तो आप यहाँ से साइन फाई या कॉस फाई लगा लीजिए आराम से। इस वाले ट्रेंगल में राइट एंगल ट्रेंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए, क्योंकि वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक, तो आप यहाँ से उसकी वैल्यूज को निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, और वो परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा बेस। ठीक, तो आप इसमें से देखिए क्या लगा लेंगे, साइन थीटा भी लगा सकते हैं, कॉस थीटा भी लगा सकते हैं। थीटा नहीं, ये क्या है एंगल फाई है ना, ये एंगल क्या दिया हुआ है फाई, ऐसे फाई लिखते हैं। ठीक है, अरे ऐसे, और थीटा होता है ऐसे। ठीक है, सब एंगल को डिनोट करने का तरीका है। सो साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर आपको कितना है वी सी, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो वी सी यानी कि, और अपॉन में साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो साइन फाई हो जाएगा आपको वी सी वी सी वी सी वी सी कितना है, वी सी करंट का स्पीड, हाँ 10। ठीक है, सो दिस इज 10 और डिवाइडेड बाई आर। आर कितना है आपका 22, तो 10 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 5 जा और 2 11 जा, तो साइन फाइव, तो आप पेपर में लिख लीजिएगा फाइव इक्वस टू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 5/11। ठीक है, समझ गए। यस। तो समझ आ गया ये वाला सबको। हाँ, तो ये इसका एंगल जो है आप ये लिख दीजिएगा, बुक में जो है कुछ और आंसर दिया हुआ है, आप उस पर मत जाइए। ठीक है, समझ गए। अरे बोलो। यस यस सर। यस हम्म, सर। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ तक हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, एनसीईआरटी में जो जो चीजें दी हुई थी उसके बाद फिर पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग पहले ये सब पढ़ने से पहले, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है। बट दो टॉपिक इस चैप्टर में ऐसा है जो हम लोगों के बुक में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, जो हाँ पढ़ना होता है उसको। ठीक है, तो एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बिना यह चैप्टर बिल्कुल भी बेकार है पढ़ना। ठीक, तो इसको हम लोग जो है पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये लास्ट है आपके फिजिक्स के ग्रामर का। मैंने बोला था ग्रामेटिकल फिजिक्स चल रहा है अभी, तो ये एक डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, इसके बाद एक और टॉपिक आएगा आपका वेक्टर प्रोडक्ट, उसके बाद ठीक है आपको फिर हम थोड़ा फास्ट चलना शुरू करेंगे सिलेबस के लिए। ये अभी तक बच्चों वाली चीजें थी, सब सीखने की चीजें हैं, फिजिक्स का बेस है ये सब। ठीक है, इसलिए हम धीरे धीरे करा रहे थे। ठीक, अब हम लोग इसको देखते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, इसमें इसकी सबसे पहले आपको जो डेफिनेशन है बेसिक वो बताता हूँ।
ठीक है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक। ये दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों के बीच में एंगल जो है थीटा है। इन दोनों के बीच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब समझिएगा, ठीक है। आज जो भी पढ़ रहे हैं ये सब अभी से लास्ट तक काफी इंपॉर्टेंट है, तो अभी कोई बाहर इधर उधर नहीं जाइएगा, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल हमारा थीटा है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना, हमेशा जो एंगल थीटा है वो 0 से 180 के बीच में ही होगा। अगर आपको कहीं पे ऐसा दिख जाए एक वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक, समझने के लिए पेपर में नहीं आता है, बट आपको बेस क्लियर होना चाहिए। अगर बोल दूं कि ये वेक्टर ए और बी के बीच में ये है ना थीटा एंगल है, तो ये गलत है। कौन सा लेंगे फिर हम लोग? ये एंगल लेंगे थीटा, समझ गए? क्योंकि 180 से बड़ा एंगल नहीं होता है, ठीक है। जो भी थीटा होगा इस कंडीशन में वो हमेशा 180 से छोटा होगा। तो आपसे एमसीक्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन फंसा के पूछ सकता है, दो फिगर दे देगा, फिर बोलेगा कि बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो 210 होगा या क्या होगा। तो आप देख लीजिएगा 200 से ऊपर मतलब 180 से ज्यादा वाला एंगल कोई एंगल नहीं होता, ठीक है। हम लोग ये डेफिनेशन कहता है इसका कि हमेशा शॉर्टेस्ट एंगल लेते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए, अब इस डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा 11th और 12th के लिए, एकदम ध्यान से पढ़िए इसको। ये कहता है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। ए वेक्टर डॉट, ये डॉट है, ठीक है, डॉट सिंपली ऐसे एक डॉट जो बना दिए, ठीक है। मैं कैसे बनाऊं, बोर्ड रहता तो फिर अच्छा रहता, ये डॉट, ठीक है, पॉइंट जैसा ना पॉइंट वैसे ही। तो दिस इज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, इसकी डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इनटू में कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। दिस इज ए डॉट बी, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। जहां पर ए का मैग्नीट्यूड है, ये इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी और कॉस थीटा। इस ए का मतलब आप समझ गए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। इस पे जब वेक्टर क्वांटिटी नहीं लगी हुई है, वेक्टर का साइन नहीं है, तो मैग्नीट्यूड है। ये हो गया बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ठीक है। तो दिस इज डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। कोई दिक्कत इसको समझने में? इसमें कहाँ से आया ये डेफिनेशन, क्यों आया, ये हमारे No, sir. ये हम लोगों को नहीं जानना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग हायर क्लासेस में जानते हैं, सिर्फ इस डेफिनेशन को समझना है, ठीक है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोलिए, है कोई प्रॉब्लम किसी को? ये डेफिनेशन क्लियर हो गया? ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना, इनटू में कॉस थीटा, ठीक। चलिए, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, ये बताइए आई डॉट आई, ठीक है, आई डॉट आई, है ना, इज इक्वल्स टू क्या होगा? आई डॉट आई इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, आई बता का सकते हैं? मैग्नीट्यूड। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? आई का मैग्नीट्यूड, ठीक है, फिर दूसरा वाला भी क्या है, आई ही है, तो आई का मैग्नीट्यूड और कॉस आई थीटा। और आई के बीच का एंगल कॉस कितना होगा? ये देखिए आई वेक्टर क्या होता है, अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा वाला भी अलोंग एक्स एक्सिस है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री, समझ गए ना? तो कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है बताइए? 1। 1, ठीक है। चलिए, कॉस 0 की जगह पे हमने लिख दिया 1। अच्छा, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, फिर इसका भी 1। तो आप समझ सकते हैं आई डॉट आई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1। समझ आया सबको या नहीं आया, ये बताइए। गया हम्म, सर। आ गया, वेरी गुड। तो आप लोग आई डॉट आई की वैल्यू तो बता दिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे जे डॉट जे की वैल्यू क्या होगी? जे सेम। डॉट जे,
क्या होगी ये बताइए। 1 जे का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? जे जे का मैग्नीट्यूड, फिर जे का मैग्नीट्यूड, और फिर दोनों के बीच में जे क्या होता है? अलोंग वाई एक्सिस होता है, दूसरा वाला भी अलोंग वाई एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल कॉस कितना? कॉस कितना? 0 0 डिग्री, ठीक है, समझ गए? तो कॉस 0 फिर से 1, ये भी 1, ये भी 1, तो पूरी वैल्यू क्या हो गई? 1। 1 समझ नहीं आया किसी को? आ गया तो सर। जे डॉट जे कितना हो गया, बता सकते हैं आप लोग? 1 1 जे डॉट जे कितना हो गया? 1, ठीक है। और उसी तरह से आपसे अगर मैं पूछूं के डॉट के कितना होगा, तो 1 के हो जाएगा। के डॉट के, ये भी 1 हो जाएगा। यस क्योंकि के का मैग्नीट्यूड, फिर के का मैग्नीट्यूड, फिर cos 0, तो ये तीनों ही जो वैल्यूज हैं वो 1 के बराबर होंगी। एग्रीड? यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? तो आज से आपको याद रखना आई डॉट जे, जे सॉरी आई डॉट, क्या बोल दिया, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तीनों की वैल्यू कितने के बराबर होती है? तीनों की 1 वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। चलिए पार्थ, अभी तुम कुछ मत बोलना, बाकी लोगों को बोलने दो। अब दूसरा यस क्वेश्चन है आपसे, आई डॉट जे कितना होगा? आई डॉट जे कितना होगा? ये भी 1 होगा या कुछ और होगा? 7 होगा। 1 होगा, वेरी गुड, गुड गर्ल। हाँ हर्ष, क्या बोल रहे हो? हर्ष क्या बोल रहे हो, कितना होगा? सर 0 हो जाएगा। 1? नहीं, 0 कैसे हो जाएगा भाई? 1 और 1 0 तो हो सर। ही नहीं सकता, 1 कैसे 0 हो गया? 0 कैसे बोल दिया तुम? 1 और 1 सर, तो 1 ही होगा। खुल के बोलो, 1 या 0? अरे बोलो कैसा। 0 सर, सच 0 पे विश्वास है। 0 अब पार्थ ने तुमको मैसेज करके बता दिया, ठीक ना है, फिर सर, मैं आंसर तो चेंज अपने कर से लिए। बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, 0 कितना होगा? कितना होगा? ओपनली 0। देखो ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड नहीं ऑफ होगा। आई, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ जे, ठीक है, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना है? आई और जे के बीच का एंगल बोलो। हाँ? 90 डिग्री। अरे आई 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 किधर होता है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और जे किधर होता है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90, ठीक है। और cos 90 कितना होता 90 है? cos 90 कितना होता है? 0। 0 तो इट कम्स आउट टू बी 1 इंटू 0, और 0 से किसी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 0 होगा। 0 आगे बात समझ में सबको? ठीक है, चलिए। तो जब आपने ये बता दिया, तो आप लोग ये बताइए जे डॉट के कितना होगा? जे डॉट के 0 1 0 होगा? 1 होगा? क्या होना चाहिए बताइए? मैंने पूछा जे डॉट के, ये कितना होगा? फिर से वही ना, जे का मैग्नीट्यूड, फिर के का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड कितना? 1 इंटू के का मैग्नीट्यूड कितना? 1, और फिर कॉस, कॉस कितना? जे और के बीच, जेड वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0 समझ आ गया? फिर उसी तरह से मैं अगर आपसे ये पूछूं के डॉट आई, तो कितना होगा? के डॉट आई बताइए। 0 क्योंकि यहाँ पर भी के का मैग्नीट्यूड 1, फिर आई का मैग्नीट्यूड 1, ठीक है,
और फिर आई और के यानी एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होंगे, तो इसलिए एंगल कितना होगा 90, तो cos 90 0, तो फिर से 0। समझ आ गया सबको? यस बोलो। सर ठीक है, चलिए अब बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछ दूं, चलो बच्चों बताओ कि जे डॉट आई कितना होगा, तब क्या बोलेंगे आप लोग? जे डॉट आई, 0 जे डॉट आई, आई डॉट जे नहीं पूछा हूं मैं, जे डॉट आई पूछा हूं। 0 ही होगा। कैसे जीरो हो जाएगा? जीरो तो हो ही नहीं सकता कभी। हम्म, कैसे जीरो हो जे जाएगा का बताओ? मैग्नीट्यूड 1, तो जे का मैग्नीट्यूड 1, आई का हम्म मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में cos 90 हम्म इक्वल्स टू 0, तो फिर इंटू 0 करेंगे तो 0 ही होगा। नाम बताओ। गीतिका। अरे ये लड़की है गीतिका जायसवाल, ये तो खतरनाक लड़की है। तू भी बोला आंसर था। देना शुरू कर दी हैं? क्या हो यस गया हर्ष? सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आपने मतलब कि समझा है। ठीक है, आई डॉट जे और जे डॉट आई, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे और दोनों ही जीरो के बराबर होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल तो 90 ही होगा और cos 90 जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसी से ठीक है, आई डॉट जे, फिर जे डॉट के बोलेंगे अगर, तो देखा अभी हमने 90, और फिर के डॉट जे भी बोलेंगे तो भी 9 कितना होगा? जीरो ही होगा, 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, फिर आप आई डॉट जे, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे, फिर कौन बच गया? आई डॉट के। ठीक है, आई डॉट के और फिर के डॉट आई, है ना? ये सभी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो के बराबर होगी। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें, और एकदम भूलना नहीं है। आज ये फर्स्ट एंड लास्ट, यहीं पे याद रख, और हजारों बार अभी 11th और 12th में ये आएगा आपको। ठीक है, कितनी बार? हजारों से ज्यादा, लाखों बार भी आ सकता है। ठीक है, समझ गए ना? तो आपको एकदम बिल्कुल, ये जैसे नहीं एबीसीडी पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो बचपन में, उसी तरह से ये सब फिजिक्स की एबीसीडी है। ठीक है, एकदम बेसिक है, ये सब चीज बहुत बार यूज होता है, जैसे टेबल होता है, काउंटिंग होती है, उसी तरह से ये है आपका फिजिक्स का। चलो इसको हटा दूं, समझ आ गया सबको इतना? यस सर। अरे चलिए, यस सर। ठीक है। अब इसकी हम यस लोग सर। थोड़ी बहुत, अच्छा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊं कि कैसे होता है ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, बताऊं? यस सर। चलो ठीक है, यस वैसे ये सब सर। यस सर। सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ, देखो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। सपोज ये जो है आपको ए वेक्टर है, ठीक है, और ये है आपका बी वेक्टर, ठीक है, ये बी वेक्टर है, और अभी देखा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, इस वेक्टर से बी वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, किस पे? ए वेक्टर पे। ठीक, तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस हम लोगों को कैसे निकलेगा? सॉरी, वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, हाँ ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा बताइए? हाँ, B cos theta. कोई बता सकता है? B cos theta. B cos theta. कैसे? इस वाले में हम लोग यहाँ पर थीटा, कॉस थीटा लगा देते हैं। ठीक है, वैसे आप लोग थोड़ा अगर समझदार हैं तो मैंने बताया था, ये कोई वेक्टर है, उसका हॉरिजॉन्टल क्या होगा? कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा होता है। पढ़े थे ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में? जैसे ये वेक्टर था ए, तो इधर क्या हो जाता था? ए कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाता था? ए साइन थीटा। तो मैं तो इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा हूँ तो बी कॉस थीटा। और नहीं आ रहा है जिसको समझ में, तो ये देख लीजिए, ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, और कॉस थीटा क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कितना है? बी। सो एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया? बी कॉस थीटा। समझ गए कि नहीं समझे? सर समझ समझ आया या समझ नहीं गए। समझ आया? ठीक है,
तो अब इसको देखिएगा ध्यान से, ये हो क्या रहा है यहाँ पे लफड़ा। ये मिटाने का ना कितना मजा आता है मिटा, अब यहाँ पर मिटाने में जिंदगी बीत जाती है। जितने में मिटाएंगे उतने में नया पा देंगे, इतने में पूरा बोर्ड मिटा देता था मैं। अरे यार, सर पेज चेंज कर ये दो। सारा थोड़ी मिटाना था। चलिए, नहीं ये फिगर है ना, फिर से दोबारा फिगर बनाना पड़ जाएगा। तो बी कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए आप ध्यान से, ए डॉट बी को हमने अभी लिखा ए बी इंटू में थीटा, ठीक है। ये अभी देखा था फॉर्मूला इसका डॉट प्रोडक्ट का, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब मैंने क्या बदतमीजी कॉस थीटा ब्रैकेट में, ठीक है, अलग कर दिया, उससे दुश्मनी है। एक बोल दिया तुम चले जाओ बाहर, ये दोनों दोस्त बन गए। समझ गई बात को। अब यहाँ से हम लोग इसको कैसे लिख मालूम है, इनटू, ठीक है, बी थीटा को हम लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट वेक्टर। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, को लिखना मुश्किल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। यानी ये सकते हैं कभी अगर दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बोला, ठीक है, वेक्टर का और इनटू दूसरे वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इन दोनों जब मिलाएंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब इसको हम दूसरे तरीके और इंग्लिश में, अच्छा इंग्लिश अगर करना चाहते हैं आप लोग तो क्या लिखते हैं, ये जो हम लोग इस बी से जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ये जो पोर्शन है ना एक्स एक्सिस पे यानी ए वाली लाइन पे, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। हम लोग क्या करना है, इसके ऊपर में 90 डिग्री का एंगल, आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। बीच में कट गई थी ना आवाज, यहाँ पे Yes. रिकनेक्टिंग दिखा रहा था। ना ये लोग भी सर। बदतमीज है Yes, नेक्स्ट वाले। ठीक है ठीक है, हाँ चलिए। तो ये जो है इसको हम लोग, अभी मैं प्रोजेक्शन वर्ड बोला था, समझ सुनाई दिया था? नहीं दिया होगा, बीच में कट गया था, ठीक है। देखिए ये क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से देखिए बता रहा हूँ, ये जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब जितना एरिया ये कवर करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन, ठीक है। दिस वर्ड इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है, समझ गए। तो इसको हम लोग और भी स्टाइल से कैसे लिख सकते हैं कि ए डॉट बी जो वेक्टर होगा उसमें हम लोग ये लिखेंगे ए इंटू में क्या, ए इंटू में प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। समझ गए? दिस इज कॉल्ड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। समझ आया सबको कि बी वेक्टर से, है ना, इस बी वेक्टर से ए वेक्टर पे जो हमने प्रोजेक्शन किया है जितना डिस्टेंस, उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ए डॉट बी के बराबर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। आई बात समझ में सबको? बोलिए ना, थोड़ा सा तो बोलिए। हाँ yes sir. ठीक है। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये है आपका ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। हम क्या कर रहे हैं, अब मेरा मन क्या हो रहा है कि मैं जो है, इसको थोड़ा छोटा कर दो। अब मन कर रहा नहीं, प्रोजेक्शन अब वेक्टर बी से नहीं लेके हम किससे ले रहे हैं, प्रोजेक्शन अब वेक्टर ए से ले रहे हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्शन किससे ले रहे हैं, वेक्टर ए से। तो ये वेक्टर ए था, ए से बी वेक्टर पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ये यहां से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, किस पे, बी वेक्टर पे। तो अब आप देखिए फिर से, ये एंगल तो थीटा था, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, इसको हम लोग अब लिखेंगे ए डॉट बी, है ना, इज इक्वल्स टू, क्या आवाज नहीं आ रही है?
आ रही है। आ रही है ना? ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू हम लोग लिख देंगे बी इंटू, अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप देखिए इसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ये जो डिस्टेंस है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे बी इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, ये भी तो ए बी कॉस थीटा बन गया। तो ये बी वेक्टर इंटू में प्रोजेक्शन ऑफ, दूसरा वाला प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस पूरा पूरा समझ आ गया सबको कि नहीं आया? ये प्रोजेक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत? पता है ये मैथ में पूरा एक एक्सरसाइज है आपका। ठीक है, वो खत्म हो गया आपका, एक्सरसाइज 10.2 या 10.3 होगा, चैप्टर सॉरी 11th में नहीं 12th में है जाके पूरा। आप जब करेंगे ये सब, उसमें ये सारी बातें वहां पे बताई गई है। ठीक है, मैथ्स वालों को। और अभी थोड़ा बहुत और बता दूंगा ना, उसमें एक भी, उस पूरे एक्सरसाइज में 17-18 क्वेश्चन है, सारे आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, समझ आ रहा है सबको? तो थोड़ा बोलो। सर यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा, इसको थोड़ा इसी में प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा ये नहीं बोला कि इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? देखिए ये वो भी बता रहा हूँ, ये मैं भूल गया था बताना। ए डॉट बी है ना, इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो ये देखिए वेक्टर है या स्केलर है? ये जो है या वेक्टर है या स्केलर है? देखिए ये वाला वेक्टर है, लेकिन ये वाला वेक्टर है या स्केलर है? इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है ना, मैग्नीट्यूड है, तो ये स्केलर, ये भी स्केलर। और कॉस थीटा भी क्या होता है, वैल्यू वाली चीज होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो तीनों ही चीजें इसमें स्केलर आती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और कर क्या रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है, ये डॉट, वो डॉट जो है वो आपको इनटू का साइन नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना, डॉट को इनटू बोलते हैं, ये इनटू नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, डॉट। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट कहीं पे आपको सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई एक और टर्म ऐड करना है। समझ आ रही है सबको ये बात? नहीं आई? यस सर। Yes, sir. सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग धीरे से देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, धीरे से फटाफट। अभी आपने देखा था कि ए आई डॉट जे और जे डॉट आई दोनों बराबर हुआ था, हाँ या नहीं? बोलिए ना। आई डॉट जे, इसलिए हम लोग ए डॉट बी और बी डॉट ए भी आपस में बराबर होंगे। दे फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, उसी तरह से ए डॉट बी प्लस सी अगर रहेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके साथ, कैसे कैसे, ये डॉट पहले इसके साथ, फिर ये डॉट इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए डॉट बी। ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर ए डॉट सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ आ रहा है कि कोई दिक्कत है? तो वेक्टर एडिशन पे कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ आ गया। ठीक है, दो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर आपको एक वेक्टर दूसरे के ऊपर में परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर दूसरे के ऊपर में परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, बता सकता है कोई? ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 कितनी होगी? 0 लड्डू। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए का, ए डॉट बी को क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और दोनों के बीच में थीटा कितना है, ये ऐसे है ना, एक वेक्टर और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो इसलिए cos 90, और cos 90 उसको बर्बाद ही कर देता है। कितना होता है cos 90? 0 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में cos 90 0, तो ये एंटायर टर्म 0 हो गया, तो ए डॉट बी 0। ठीक है, यानी अब आपसे क्वेश्चन जो है हाफ ईयरली एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि चलो बच्चों बताओ
कि दो वेक्टर, एक वेक्टर दे दिया आपको क्या है ना, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा कि सपोज आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है ना। एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, और दूसरे में बोला, ठीक है, दूसरा बोला समथिंग कि 3i कैप प्लस कुछ x कर दिया इसको, ठीक है, xj कैप। अब बोला कि ए और बी जो है आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब तब पूछेगा कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, और डॉट प्रोडक्ट अभी करने सीखेंगे हम लोग कैसे करते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं अच्छे से। चलिए तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको दे देगा कि परपेंडिकुलर है तो कोई एक वैल्यू बताओ, या फिर दो वेक्टर दे देगा कि दोनों दो वेक्टर हैं और प्रूफ कीजिए कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं दो वेक्टर पैरेलल हैं, ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी, सपोज एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में कितना है एंगल, 0 डिग्री है। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, थीटा जो है 0 डिग्री है। तो उस समय में आप बता सकते हैं ए डॉट बी कितने के बराबर होगा, ए डॉट बी कितने के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि cos 0 कितना आता है 1 के बराबर होता है। समझ गए सब कोई। पांचवी प्रॉपर्टी, अगर ए जो है एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल यानी एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, बी वेक्टर के, यानी अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक, तो दूसरा वाला जो वेक्टर होगा वो ऐसे जाएगा, ठीक है, एंटी पैरेलल। तो आप बता सकते हैं इस कंडीशन में थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा 180 डिग्री होगा। और तो उस कंडीशन में ए डॉट बी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 180 डिग्री। और पिछले दिन मैंने आपको बताया था कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, ये सब याद रखना अभी फिलहाल आपको, -1 होती है, ठीक है। तो इसलिए cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो a इंटू बी इंटू -1 तो -ab के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो +ab, एंटी पैरेलल है तो -ab, ठीक है। समझ आ गया सबको। अभी फिलहाल याद रखिए कि cos थीटा की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, टाइम भी हो गया, अभी क्लास है कोई, अभी क्लास होगी ना कोई, मैथ्स। कितने, 12:30 से है? यस सर। अरे हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो जल्दी। ठीक है ठीक है, बायो फिर वाला आज ठीक है ठीक है, फिर आप लोग जाइए, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देख लेंगे। मैं भूल गया था, टाइम देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। कल हम लोग या परसों पढ़ लेंगे इसके आगे का चीज, ठीक है, कैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जाइए, थैंक यू।